Friends, this is Ashish Charles from C4U classes. Today we are going to discuss 10th part of quantum mechanics unit. इसकी हम 10 क्लास में हैं आज 10th क्लास पढ़ रहे हैं, 10वां वाला पार्ट पढ़ रहे हैं. तो 10th पार्ट में आज हम सीखेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. आपके सिलेबस का एक पार्ट है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर किसे कहते हैं. तो सिंपली आप एक बात समझिए कि आपके पास जो पेंडुलम का मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही कहलाता है. पेंडुलम आपके पास ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे मूव करता है, तो उसके इस मोशन को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन ही कहते हैं. हम यहाँ पर एक वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल में इस बात को डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास दो एटम है और आप IR फ्रिक्वेंसी देते हो, IR रेडिएशन देते हैं तो वो वाइब्रेट करते हैं. ऐसे समझ लो सिंपली दो एटम्स हैं A और B जिनके मास M1 और M2 टाइप हैं और ये वाइब्रेट कर रहा है. तो अगर ये इतना वाइब्रेट करेगा तो इसे स्ट्रेचिंग कंडीशन कहते हैं. अगर ये बिल्कुल इतना छोटा हो जाएगा तो इसे कंप्रेस्ड, और नॉर्मल स्टेट में ये इक्विलिब्रियम स्टेट या फिर नॉर्मल स्टेट में बोला जाता है. तो इस बेसिस पर हमने माना कि किसी पार्टिकल में लेट अस कंसीडर द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल एज फॉलोज. किसी सिंगल पार्टिकल में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है. तो इक्विलिब्रियम स्टेट ये है. आपने ये स्प्रिंग की तरह माना है, इसे खींचा तो ये स्प्रिंग ऐसे 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 करके मोशन कर रहा है. तो सिंगल पार्टिकल कुछ ऐसे मोशन कर रहा है. तो आपके पास ये स्ट्रेच करने के बाद ये स्ट्रेचिंग पोजीशन है और इसको पिचका दूंगा तो ये कंप्रेस पोजीशन है और ये नॉर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट है. तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में सिंपल हार्मोनिक पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास स्ट्रेचिंग या कंप्रेस, मतलब उस लेंथ के जो वो कंप्रेस और डिप्रेस्ड हो रहा है तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो आप ये कह सकते हो इन द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन द फोर्स ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के. जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगा हुआ होगा और नॉर्मल स्टेट में फोर्स कुछ भी नहीं लगा हुआ. तो यहाँ पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के. आगे बात करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं. उस कांस्टेंट को आपने -kx लगाया है, कांस्टेंट को -k लगाया है, x तो आपका डिस्प्लेसमेंट है ही. तो माइनस साइन बस इस बात को दिखाता है कि जो फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. एक्चुअली जब आप इसे खींचोगे तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा इसे इस स्टेट में लाने के लिए. जब आप इसे पिचका करके इसे छोटा करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा नीचे की तरफ. तो माइनस के इस माइनस साइन सिर्फ यही डिनोट करता है. नेगेटिव साइन डिनोट्स द फोर्स इज अप्लाइंग ऑन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट. अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट जिस साइड हो रहा है उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स काम करता है. तो F इक्वल टू आपके पास जो आया है फर्स्ट इक्वेशन में -kx आया है. दूसरी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन के 3 नियम हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ. सेकंड लॉ पे मैं बात कर रहा हूँ. F इक्वल टू ma होता है. a जो है वो आपका एक्सेलरेशन होता है. एक्सेलरेशन क्या होता है? आप सिंपली समय के साथ साथ जो भी डिस्टेंस में जो चेंज आता है उसे वेलोसिटी कहते हैं. और आपके पास इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये d2x/dt2 ये आपका एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है. तो d2x/dt2 एक्सेलरेशन को दिखाता है. a से डिनोट कर लेते हैं. तो F इक्वल टू आपका ma है. a को आप याद रख सकते हो. m तो मास है पार्टिकल का, a एक्सेलरेशन होता था न्यूटन सेकंड लॉ से, और एक्सेलरेशन को d2x/dt2 से डिनोट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेट में या डेरिवेटिव वाले टर्म्स में. तो आपके पास ये जो आया है वो आपका एक्सेलरेशन d2x/dt2 है. ये इक्वेशन नंबर सेकंड है और ये इक्वेशन नंबर 2 है. सॉरी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप ध्यान से देखो तो दोनों फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और जब दोनों फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड से दोनों फोर्स जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ से आपका m/dt2 इक्वल टू -kx हो जाएगा. तो m/d2x/dx2 इक्वल टू माइनस का kx. तो dt2/dx2 इक्वल टू -kx था तो m से मैंने डिवाइड कर लिया दोनों साइड. तो m से m यहाँ पे कैंसिल हो गया होगा, -k/mx आ गया. माइनस साइन को इधर लेके आओगे तो प्लस का k/mx इक्वल टू 0. तो अगर आप इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन को देखो तो जिसमें भी d/dx, d/dy, d/dt इस तरीके के टर्म्स आते हैं, ऐसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड डिग्री की. 2 डिग्री में ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है.
तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी 4 सेमेस्टर में भी सीखी होगी मैथ्स में, पीसीएम वालों ने समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है यहाँ पे, सीएफ पीआई वो सब चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है, पर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं सिखा रहा। ये एक आध पेज की कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट आता था। हम डायरेक्ट इसके इक्वेशन को, इसके रिजल्ट को याद रखेंगे कि आपके पास जब इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आता है ऑन इक्वेशन थर्ड इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड इट गिव्स, इसका जो सॉल्यूशन आता है वो आता है x इज इक्वल टू, इसका जो सॉल्यूशन आता है वो x के लिए आता है, तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, जहां पर ओमेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू होती है, 2 पाई न्यू। तो आपके पास a साइन ओमेगा टी था, ओमेगा की जगह आपने 2 पाई न्यू रखा है और t तो t है, तो ये ओमेगा की वैल्यू रखी है आपने 2 पाई न्यू। ये याद रखना है कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू, न्यू जहाँ पर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये x के लिए आया, आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो आपके पास आया dx अपॉन dt, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो dx अपॉन dt, और इसका भी आपने क्या करा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। तो a तो कांस्टेंट है, साइन x, इसे माइंड में x पढ़ो, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos 2 पाई न्यू टी, फिर क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो t तो बाहर रहेगा, इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन में, तो 2 पाई न्यू बाहर आ गया, फिर से a इंटू 2 पाई न्यू तो बाहर आ गया, cos x का डिफरेंशिएशन दोबारा से आपने किया, तो दोबारा से करेंगे तो cos x का होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन एक्स की जगह 2 पाई न्यू टी चल रहा है, फिर इसका टी के रिस्पेक्ट में फिर से करते हैं तो 2 पाई न्यू से कांस्टेंट से या टी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है, वो जो माइनस आना था वो मैंने आगे लिख दिया पहले से ही, तो माइनस ए 2 पाई न्यू और फिर ये 2 पाई न्यू कांस्टेंट है, तो आपने 2 पाई न्यू को 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर लिख लिया, साइन 2 पाई न्यू टी था, फिर आपके पास ये जो a साइन 2 पाई न्यू टी चल रहा है, इसे ध्यान से देखो, तो ये वाली इक्वेशन से इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, इसकी जगह हम दोबारा से क्या पढ़ लेंगे, x पुट कर लेंगे, तो x पुट कर लिया, तो d2x अपॉन dt2, इस माइनस साइन को इधर लेके आए, तो d2x अपॉन dt2 प्लस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ को कंपेयर करो, तो इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ में आप पाओगे कि d2x अपॉन dt2 तो सेम चल रहा है, ये k अपॉन m x का कोफिशिएंट यहाँ पे k अपॉन m है और x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 2 पाई न्यू स्क्वायर है, तो x का जब कोफिशिएंट 2 पाई न्यू स्क्वायर है तो मैं इसको यहाँ पर मिटा करके आगे बढ़ा देता हूँ आप लोगों के लिए। x के कोफिशिएंट पे अगर आप ध्यान से देखोगे इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके बाद यहाँ है नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ इम्प्लाइज, तो दोनों के कोफिशिएंट d2x अपॉन dt2 तो एक जैसा ही है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है k अपॉन m और x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 4 पाई न्यू स्क्वायर, तो थर्ड और फोर्थ से इक्वेशन कंपेयर करो, कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो 4 पाई न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा आपके लिए k अपॉन m, आगे बढ़ाओगे तो न्यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी k अपॉन m और 4 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर आएगी, जो कि आपके पास यहाँ पर इसका इस दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो फ्रीक्वेंसी न्यू जो आएगी वो आएगा आपके पास k अपॉन रूट m और 2 पाई, इसे भी अगर आप आगे बढ़ाओ सही से लिखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k अपॉन m, तो आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आती है वो आती है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k अपॉन m, जहाँ पर k फोर्स कांस्टेंट को कहते हैं, ये कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट ही था, जितना फोर्स कांस्टेंट मतलब दो उनके बीच का बॉन्ड मजबूत होगा तो वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लगेगी, मास ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम लगेगी, तो मास फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको SHO में पता चला है। आपने क्या किया है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर उसे कहते हैं कि जब आपके पास इस तरीके के मोशन होते हैं और अगर ऐसे करते करते समय बीच का बॉन्ड ना टूटे, वाइब्रेशन के दौरान वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट पर मोशन करता रहे, तो इस मोशन को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। इस स्टेट को कंप्रेस स्ट्रेस्ड स्टेट कहते हैं, पिच की हुई स्टेट को कंप्रेस्ड स्टेट कहते हैं, और नॉर्मल जो उसकी लेंथ है उसको आपके क्या कह देते हैं, नॉर्मल आपका
इक्विलिब्रियम स्टेट कह देते हैं। तो आपने क्या क्या कहाँ से स्टार्ट किया था, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, माइनस के आया, माइनस के किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, माइनस के आपका रिप्रेजेंट कर रहा था अपोजिट साइन। अगर आपके पास कंप्रेस स्ट्रेस्ड स्टेट में तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, कंप्रेस्ड आपने पिचकाया है तो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। तो यहाँ तक हमने बात कर ली इसकी। फिर सेकंड लॉ से F इक्वल टू एम ए होता है, दोनों को कंपेयर किया, एम ए इज इक्वल टू इसके इक्वल आया, ए का वैल्यू d2x अपॉन dt2 होता है, m से डिवाइड करके आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। जब यहाँ तक पहुँच जाओगे तो इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर ये जो आंसर देगा x इक्वल टू a साइन 2 a साइन ओमेगा टी देगा, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू लगाओगे। तो जब आप वो भी पुट कर लोगे तो आपके पास ये x का आंसर आया, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो d2x अपॉन dt2 में एक इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो x का आंसर कंपेयर करोगे तो आपके पास कंपेयर करने पर 4 पाई न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन एम आएगा। न्यू के लिए सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k अपॉन एम आता है। मतलब अगर मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर आपके पास फोर्स कांस्टेंट, फोर्स ज़्यादा होगा मतलब उसके बीच का बॉन्ड मजबूत होगा तो आपके पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ये इस चीज़ को, फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करता है। हम यहाँ पर इसके नॉर्मलाइजेशन को समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक इंटीग्रेशन समझना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है उसको मैं एक सिंपल मेथड से सिखाता हूँ, उसे एक फॉर्मूले से सिखाता हूँ। और जब आप गामा फंक्शन वाला अंडर रूट सॉल्व करना मतलब इंटीग्रेशन सीख जाएंगे, उसके बाद हम इसके नॉर्मलाइजेशन पे बात करते हैं। और आगे, हेलो डियर फ्रेंड्स, फिर से हम बात करते हैं आपके पास SHO के लिए। SHO उसने पूछा है कंसीडर अ वेव फंक्शन, आपको ये वेव फंक्शन कंसीडर करना है फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जहाँ पर x की रेंज -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव के बीच की है। इज इट नॉर्मलाइज्ड, क्या ये नॉर्मलाइज है? इफ़ नॉट, अगर ये नॉर्मलाइज नहीं है देन मेक इट नॉर्मलाइज, देन नॉर्मलाइज इट। इस वेव फंक्शन को आपको नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइज करने के लिए आपका क्या कंडीशन था, जो भी वेव फंक्शन होता है उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, फिर वही फंक्शन टाउ डी टाउ इक्वल टू 1, जो भी लिमिट रेंज जो कुछ होगी 1D बॉक्स होगा। तो आपको पता है यहाँ पे SHO की बात चल रही है। तो आपके पास अगर इसे सॉल्व करके 1 आता है तो इसे नॉर्मलाइज कहते हैं, और 1 नहीं आता तो नॉर्मलाइज नहीं कहते। नहीं आता तो नॉर्मलाइज करने के लिए हमने क्या माना था कि एन साई को मैंने 4th पार्ट में और भी पीछे के 8-9 पार्ट में मैंने आपको नॉर्मलाइज करना ही सिखाया है। कम से कम 2-3 वीडियोस ऐसी है जिसमें हमने नॉर्मलाइजेशन पे ही बात करी है। तो हमने कहा था अगर ये 1 के इक्वल नहीं आता तो ये नॉर्मलाइज नहीं है। तो नॉर्मलाइज करने के लिए आप एक n कांस्टेंट ले लेते हो, n साई को नॉर्मलाइज मानते हैं। तो n साई का स्टार n साई और डी टाउ इक्वल टू ये 1 आएगा, क्योंकि n साई नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आपने लिया है। तो अगर n साई नॉर्मलाइज है तो इसे सॉल्व करोगे तो n और n कांस्टेंट, स्टार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कांस्टेंट पे, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। n और n स्क्वायर बनेगा और साई स्टार साई डी टाउ इक्वल टू 1 आएगा। तो फिर n के लिए अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 1 अपॉन ये साई स्टार साई डी टाउ और स्क्वायर रूट। तो अगर आपके पास जो भी कुछ ये आता है सॉल्व करके, जो भी कुछ ये सॉल्व करके आएगा तो वहाँ से n की वैल्यू निकल जाती है इस फॉर्मूले से। और जब आप n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो जो भी n की वैल्यू आई होगी n इंटू साई कर लो तो ये आपका नॉर्मलाइज वेव फंक्शन बन जाता है। तो इसे नॉर्मलाइज करने के लिए आपको ये काम करना होता है। मैंने पीछे ये वीडियोज़ में, काफ़ी सारी वीडियोज़ में नॉर्मलाइजेशन ही करना सिखाया आपको। तो मैं इसको नॉर्मलाइज करता हूँ, अभी देखते हैं, आओ सीखें। तो आपको पता करना है कि ये नॉर्मलाइज है या नहीं है। तो नाउ साई स्टार साई डी टाउ इक्वल टू 1, और लिमिट आपको पता है -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव तक करनी है। इसे सॉल्व करते हैं तो -इन्फिनेटिव टू +इन्फिनेटिव साई स्टार। आप क्योंकि e⁻βx² है तो आप साई का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कर रहे हो, तो कॉन्जुगेट का मतलब i की जगह -i। तो इस फंक्शन में आपका i नहीं है, और जब i नहीं है तो अगर इसमें i नहीं है तो आपके पास साई स्टार भी यही रहने वाला है, साई स्टार फिर साई e⁻βx² dx। आगे बढ़ाते हैं इसे। तो आपके पास जब इसे सॉल्व करोगे आगे तो -इन्फिनेटिव टू +इन्फिनेटिव ई की पावर, ये देखो आप दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, सिंपली ऐड हो जाती है। जब बेस सेम होते हैं
तो ये बनेगा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, जो कि माइनस 2 बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन टू आएगा। यहाँ पे कोई भी इंटीग्रेशन का कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगा है आपके पास, बस सिंपली क्या लगा है आपके पास यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों के बेस सेम थे तो मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड हो गई, जो कि ये आया 2 से 2 कैंसिल हुआ। तो आगे बढ़ाएंगे तो माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। जब ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स आया तो माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए ई की पावर इंटीग्रेशन को आप आइलेट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानना होता है। तो फर्स्ट सेकंड या आपके पास ई की पावर के लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसे सॉल्व करना होता है गामा फंक्शन से। अब इसे समझो, आपके पास अगर लिमिट 0 टू इन्फिनेटिव एक्स की पावर n कोई नंबर है, कोई भी कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स होता है, जहाँ पे ए कोई भी कांस्टेंट है, तो इसको सॉल्व करने पर गामा n+1 अपॉन ए की पावर n+1। इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो बाद में बात करेंगे। और आपके पास माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव, क्योंकि हमारे पास हमने इसी वाले को सॉल्व करना है माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव वाले पे, तो हमारे लिए दूसरा वाला फॉर्म काम करेगा। माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव एक्स की पावर n ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर है। अगर आपके पास इस तरीके का कोई फॉर्मेट होता है और n जो ये नंबर है, अगर ये नंबर आपका ऑड रहता है तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर डायरेक्ट 0 आता है। और अगर आपके पास ये n ऑड नहीं होता, ये इवन नंबर होता है, तो फॉर्मूला हो जाता है गामा n+1 अपॉन 2 अपॉन ए की पावर, जो भी ये कांस्टेंट है उसकी पावर n+1 अपॉन 2। अभी तो यहाँ पे x तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो मैं उसे x लिखने के लिए क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 0 ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। समझ रहे हो, किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, तो x की पावर 0 ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो आपके लिए ए एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो a आपके लिए ये a है, माइनस ए एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो माइनस a जो है आपके पास a की जगह इस फॉर्मेट से कंपेयर करोगे तो a की जगह माइनस बीटा अपॉन 2 है, माइनस भी नहीं है, बीटा अपॉन 2 a की वैल्यू है। तो अब आपके पास ये जो नंबर है 0, वो आपका कैसा नंबर है, 0 एक इवन नंबर है। अगर ये ऑड नंबर होता तो इसका आंसर 0 आ जाता, लेकिन क्योंकि ये आपका इवन नंबर है तो आपके पास फॉर्मूला लगेगा गामा n+1 अपॉन 2 सॉरी माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव साई स्टार साई डी टाउ इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करोगे तो गामा n+1, n कितना है 0, तो गामा 0+1 अपॉन 2 दिखाई दे रहा है अपॉन a की पावर, अब a क्या है बीटा अपॉन 2, तो बीटा अपॉन 2 की पावर n+1 अपॉन 2, 0+1 अपॉन 2, जो कि सॉल्व करके 1 अपॉन 2 ही आने वाला है। माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव साई स्टार साई डी टाउ, इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये बनेगा गामा 1 अपॉन 2 और बीटा अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन 2, और बीटा अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन 2 इसे, और गामा हाफ की वैल्यू जो होती है वो होती है आपके पास अंडर रूट पाई। गामा हाफ की वैल्यू जो होती है आपके पास वो होती है रूट पाई। जब ये रूट पाई आपका आंसर देगा तो इसे आगे बढ़ाते हैं, गामा हाफ, इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ तो 2 अपॉन बीटा की पावर अंडर रूट लिख सकता हूँ, और इनटू गामा हाफ ये रहने वाला है। गामा हाफ की वैल्यू अभी बात करते हैं, आगे देखते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं तो ये बनेगा 2 अपॉन बीटा की पावर 1 अपॉन 2, और गामा हाफ की वैल्यू मैंने आपको बोला अंडर रूट पाई होती है, तो ये रूट पाई आपके पास ये सॉल्व करके आया। अब आप इस वैल्यू को ध्यान से देखो तो ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा। अगर ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा, सो दिस इम्प्लाइज जो गिवन साई था, साई इज़ नॉट नॉर्मलाइज, साई इज़ नॉट नॉर्मलाइज्ड। तो आपको बोला था कि अगर ये नॉर्मलाइज नहीं है तो आपको इसे नॉर्मलाइज करके दिखाना है। यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कंपेयर करना है एक्स की पावर n ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। मैं इसे यहाँ पे आगे बढ़ा देता हूँ आपको समझाने के लिए, और यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो आप। तो क्योंकि आपके पास ये आया है, जो भी सॉल्व करके आया है, अब आपको क्या निकालना होता है, एन साई, एन की वैल्यू होती है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट 1 अपॉन अंडर रूट साई स्टार साई डी टाउ, जो भी लिमिट थी इसका 1 अपॉन अंडर रूट कर लेते हैं, जो भी वैल्यू आई है, तो 1 अपॉन सॉल्व करके कितना आया, साई स्टार साई डी टाउ, साई स्टार साई डी टाउ को सॉल्व करके आया आपका 2 पाई, दोनों का अंडर रूट है, अपॉन बीटा, 2 पाई अपॉन अंडर रूट की पावर 1 अपॉन 2,
ये वैल्यू आई है पूरी सॉल्व करके 2 अपॉन बीटा की पावर अंडर रूट, और ये भी अंडर रूट है, तो 2 पाई अपॉन बीटा का अंडर रूट आया है, और उसका भी आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट मतलब उसकी भी पावर 1/2 करनी है, तो 1/2 करोगे तो ये आपका सॉल्व करके देगा बीटा की पावर 1/4, 2 पाई की पावर भी 1/4, तो बीटा की पावर 1/4 अपॉन 2 पाई की पावर भी 1/4। मैं इसे आगे बढ़ाऊँ तो बीटा अपॉन 2 पाई का होल पावर कितना आ गया, 1/4 आ गया। ये बीटा अपॉन 2 पाई की पावर 1/4 आई तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आया। तो आप मानते हो कि n, जब ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ऐसे निकालते हैं तो n साइन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होता है, तो n साइन नॉर्मलाइज्ड है तो n साइज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, बीटा अपॉन 2 पाई की पावर 1/4, और आपका साई की वैल्यू कितनी थी, e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर 1D SHO या SHO विल बी इक्वल टू बीटा अपॉन 2 पाई की पावर 1/4 नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n साई की वैल्यू आपकी ये थी। तो ये आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर 1D SHO आ गया, या 1 डायमेंशनल SHO के लिए या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आपको ये बता दिया। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे करना होता है, साई स्टार साई डीटाओ करने पर 1 आता है तो आपके पास नॉर्मलाइज्ड है, अगर 1 नहीं आता है तो n साई को आप नॉर्मलाइज मानते हो तो n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। इसी के साथ मैं आपको काफ़ी सारा कुछ बता चुका हूँ इस पार्ट में। इस पार्ट में मैंने काफ़ी बड़ा टॉपिक एक साथ कवर भी किया है, और टॉपिक पे फोकस करना, बाकी यूनिट तो अपने आप ही कवर हो जाएगी। होप आप लोगों को वीडियो समझ आया होगा, आगे भी आपकी हेल्प होती रहेगी। बाकी आप लोगों ने प्यार बना के रखा, आगे भी बना के रखें। तब तक के लिए फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।